हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर में भी दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपीपीसीएस अभी फिलहाल जो हुआ था 2021 का, तो उसके क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों, सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए 2021 का पीसीएस एग्जाम यूपीपीसीएस। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। यह है पहला क्वेश्चन। इसमें एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है और असर्शन का रीजन ये सही है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ये अभिकथन दिया गया है, यानी असर्शन दिया गया है। और इसका जो कारण है यह है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मुगल एम्पायर है तो वो एक मिलिट्री स्टेट था, क्योंकि जो पूरा मुगल साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ वो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी के बेस पे ही डेवलप हुआ। जैसे बाबर था, जब मुगल साम्राज्य को इस्टेब्लिश किसने किया था? बाबर ने। तो बाबर ने क्या किया था? गन और आर्टिलरी का यूज करके ये जो एम्पायर था ये क्रिएट किया था। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम था वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर था, तो इसलिए ये असर्शन भी सही है। और जो वाइटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट मिलिट्री पावर। तो दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम है वो मिलिट्री की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ये भी सही है। और जो मुगल एम्पायर था वो मिलिट्री स्टेट था, तो इसका ये जो असर्शन रीजन है वो असर्शन में फिट बैठता है, यानी जो रीजन है वो असर्शन को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों, पहला इसका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरिबियन सी। तो ये कौन सा जो द्वीप है वो कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो अगर कैरिबियन सी की बात की जाए तो कैरिबियन सी कहाँ है? ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका के यहाँ पर ये कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है इधर, और ये अटलांटिक है। तो ठीक है, यहाँ पे जो कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें जो कैरिबियन आइलैंड है तो उसमें ग्रेनाडा यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, मोंटीसेरट ये भी यहाँ पर है, और एंगुलिया ये भी दोस्तों यहाँ पर है। बट जो ये मडीरा दोस्तों ये पुर्तगाल में। ठीक है, ये पुर्तगाल का एक आइलैंड है और ये यूरोप के पास है। ठीक है, ये पुर्तगाल का है। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मडीरा हो जाएगा, क्योंकि ये कैरिबियन आइलैंड नहीं है, जबकि ये पुर्तगाल का आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डाटा इन इंडिया। यानी भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। दोस्तों, वो सबसे पहले देखेंगे जो WPI है वो होता क्या है, यानी ये क्या डिनोट करता है। दोस्तों, जो WPI है वो इन्फ्लेशन का रेट डिटरमाइन करता है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, यानी ये जो महंगाई की दर है किसी भी इकोनॉमी में महंगाई की दर को ये डिनोट करता है। ठीक है, और
ठीक। तो और ये जो जारी करता है, ये इसके आंकड़े जारी होते हैं, मंथली मंथली आंकड़े जारी होते हैं। और ये कौन करता है? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ये नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करता है, बल्कि इसका जो ये आंकड़े जारी करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जारी करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, ये जो एनडीएम में है, तो ये बना था डीएमए एक्ट, यानी डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द्वारा बना गया था। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अंदर आता है, जो कि फिलहाल अमित शाह के अंडर आती है। मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है ना फिलहाल के लिए। तो दोस्तों, तो जो इसका चेयरमैन होता है वो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एनडीएम में अथॉरिटी का, यानी पीएम कोई भी हो, जो भी पीएम होगा, इस एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी पीएम होगा वही इसका चेयरपर्सन होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, यानी पीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन द बजट 2021 से 22 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर द स्टूडेंट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना। यानी 2020-21 में, वो 21-22 में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री योगी जी, तो उन्होंने किस योजना के तहत लैपटॉप बांटे थे स्टूडेंट्स को? दोस्तों, वो था चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत वो टैबलेट बांटे थे। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। दोस्तों, कोको क्या होता है? कोको एक इंग्रेडिएंट है जो कि कॉफ़ी बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन निम्न में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, ये कोको का जो उत्पादन होता है, ये हमारे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ये 2-3 देश हैं, जैसे ये कैमरियन और इवोरी कोस्ट और घाना। ये जो 3 कंट्री हैं दोस्तों, इसी के आसपास ये स्थित है। और दोस्तों, ये जो तीनों हैं, यहाँ पर जो कोको का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कोको का मेजर प्रोडक्शन यहीं पर होता है। जबकि जो लातविया है, ये एक यूरोपियन देश है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोको का ये मेजर प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लातविया हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये कोको का प्रोड्यूसर, ये मतलब मेजर प्रोड्यूसर है ये कंट्री। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यानी जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंटिंजेंसी फंड वो कौन से आर्टिकल से डील करता है? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो 267 है, वो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। और ये किसके कहने पर इस यहाँ से पैसा निकाला जाता है? दोस्तों यदि प्रेसिडेंट सैंक्शन करता है तभी यहाँ से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। और ये कब निकाला जाता है? जब भी कोई भी आपदा की स्थिति आती है तब यहाँ से कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। और दोस्तों जो आर्टिकल 266 है ये किससे डील करता है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। और साथ साथ ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी से डील करता है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इससे भी डील करता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये लार्जेस्ट एंड रेगुलर फंड ऑफ इंडिया है, जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। और ये किसके डिस्पोजल पे डिपेंड करता है? ये पार्लियामेंट, यानी यहाँ से अगर कोई भी पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का सैंक्शन करवाना जरूरी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये करंट से रिलेटेड है और ये आउटडेटेड हो चुका है, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये भी करंट से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो भारत है, यानी भारत में विंटर के समय कौन से मानसून से बारिश होती है? तो दोस्तों जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी इस एरिया में जो विंटर में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। दोस्तों यहाँ पे एक भूमध्य सागर है यानी मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं सर्दी में और इससे यहाँ बारिश होती है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश होती है। तो ये जो रीजन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मीन्स ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्लाई आइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। दोस्तों जो फ्लाई आइस है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? जब कोयले का इसको बर्न किया जाता है, ठीक है। जब कोयले को बर्न किया जाता है तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो फ्लाई एश होता है, ठीक है। और जो फ्लाई एश है इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम O3 हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। जो ये फ्लाई ऐश के दोस्तों ये मेजर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश जो निकलती है वो कोयल को जब हम जलाते हैं, जब कोयले को हम जलाते हैं तो फ्लाई ऐश का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें कोयला कहाँ जलाते हैं? थर्मल पावर प्लांट में जलाते हैं, ठीक है। यानी कोयला का जो कंबंशन होता है तब फ्लाई ऐश का पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और कोयला को कहाँ जलाते हैं? थर्मल पावर यानी ताप विद्युत संयंत्र में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी ताप विद्युत संयंत्र, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट
एज कम्पेयर टू अदर थ्री। यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ परावर्तित ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक अल्बिडो का कॉन्सेप्ट है। अल्बिडो, ठीक है। अल्बिडो का मतलब ये रहता है कि जो संदेश है वो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब तो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट, यानी जो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ ज़्यादा होगा, तो यानी जिसका अल्बिडो ज़्यादा होगा, ठीक, उसका रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, यानी जिसका अल्बिडो ज़्यादा हो। तो सैंड डेजर्ट का अल्बिडो ज़्यादा नहीं होता है, पैडी क्रॉपलैंड नहीं। जो इनमें से सबसे ज़्यादा अल्बिडो जिसका होता है वो फ्रेश स्नो का होता है, ठीक है। स्नो का अल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होगा वो सनलाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि हो जाएगा, यानी लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वाज एस्टेब्लिश्ड। जो भारत का कौशल संस्थान है, तो दोस्तों भारत का प्रथम कौशल संस्थान जो एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों वो कानपुर में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये कानपुर कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन सैड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ए प्लेज टू अवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी किसने मूल अधिकारों के लिए हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो कौन से पार्ट से हैं, पार्ट थर्ड, ठीक, ये पार्ट थर्ड से हैं, ठीक। और जो ये बोला था, ये जो लाइन दी गई थी ए प्लेज टू अवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, तो दोस्तों ये दी थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो आंसर की बात की जाए तो आंसर तो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और बस हमको आंसर ही नहीं देखना है, हमको ये ऑप्शन दिए गए हैं इनको भी डिस्कस कर लेना है। दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट पीएम थे, ठीक। जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने क्या किया, उनको की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक। जो की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन भी यही थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और जो दोस्तों आर्टिकल 32 है, यानी आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उसको आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ये भी दोस्तों BR अम्बेडकर जी ने बोला था। तो ये हो गए BR अम्बेडकर जी से जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी जो राइबोफ्लेविन है की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। स्कर्वी दोस्तों विटामिन C की कमी से होता है। बेरीबेरी ये विटामिन B की कमी से होता है। अब जो दोस्तों ये है राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। और जो विटामिन B2 है उसकी कमी से क्या होता है,
चिलियोसिस होता है। दोस्तों जो चिलियोसिस होता है, चिलियोसिस, इसमें क्या होता है, ये लिप्स का डिसऑर्डर है, लिप्स का डिसऑर्डर है। यानी जो हमारे लिप्स हैं उन पे लाल लाल धब्बे होने लगते हैं, लाल लाल सा ऐसा होने लगता है। उसी उसी डिसऑर्डर को चिलियोसिस डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पेलेग्रा है दोस्तों, ये एक डायरिया टाइप का डिजीज है, डायरिया टाइप का डिजीज। और ये होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक। तो दोस्तों यहाँ राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 जिसको बोलते हैं, उसकी कमी से चिलियोसिस होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड। दोस्तों जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन को और किस किस नामों से जानते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। दोस्तों जो इसकी ये साइट थी, यानी जो स्थल था ये मंडी, ये कौन से स्टेट में है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश स्टेट में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, दोस्तों एक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर में ये मंडी स्थित है। ठीक है, मुजफ्फरनगर यूपी। और चलते हैं दोस्तों गुजरात में कौन कौन सी साइट हैं आई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो गुजरात में है एक धोलावीरा हो गया, धोलावीरा, रंगपुर, प्रभासपत्तनम, तो दोस्तों ये हो गया गुजरात में। और जो हरियाणा में है, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, ये दोस्तों हरियाणा में हो गए। उत्तर प्रदेश में एक और है दोस्तों, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में दोस्तों अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में हो गया हमारा कालीबंगन, कालीबंगन। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में छपी जाती हैं, तो इनको याद कर लेना है कि राजस्थान में कौन सी है, गुजरात में कौन सी है और यूपी में कौन कौन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि जो डेंगू है वो मॉस्किटो बॉर्न है, फिलारिसिस भी मॉस्किटो बॉर्न है, मलेरिया भी मॉस्किटो बॉर्न है, पर जो स्लीपिंग रोग है यानी निद्रा रोग है ये मॉस्किटो बॉर्न नहीं है। ये दोस्तों होता है किसकी वजह से, ये पैरासाइटिक, जो पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है यानी परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है। और ये मोस्टली हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय रीजन में, मतलब यानी इक्वेटर के पास जो रीजन है उसमें, यानी साउथ अफ्रीका वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा क्योंकि मॉइस्ट रहता है और मॉइस्ट से यहाँ जो फ्लाई है इनको फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस हो गया ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी इतने एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यानी पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे कम बतानी है 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो अरुणाचल प्रदेश की है, तो जो इसका आंसर तो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दोस्तों याद कर लेते हैं। जो रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, जो 2011 में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की सेंसस के अनुसार, वो दोस्तों हो जाएगी बिहार की। ठीक है, अब बात की जाए पॉपुलेशन की, नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी बट पॉपुलेशन, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी वो कौन से स्टेट की हो जाएगी, वो दोस्तों वो हो जाएगी अपने यूपी की। ठीक है, तो जो अपना यूपी है वो पॉपुलेशन के मामले में टॉप पर रहता है। ठीक है, और जो सबसे कम है, पॉपुलेशन सबसे कम है, वो हो जाएगी सिक्किम की। ठीक है, और बात की जाए सेक्स रेशो की, जो सेक्स रेशो है 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो होता है, वो होता है केरल का, केरला। ठीक, और लोएस्ट सेक्स रेशो है दोस्तों हमारे श्री हरियाणा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही, और हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमको आइडिया दे देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए। और कई बार क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी थीम रिपीट हो जाती है, और कई बार क्वेश्चन खुद रिपीट हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।